Hello dear students, welcome back to CSE tutorial. In this video you will learn about the microorganisms friend and foe. अब इस चैप्टर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो टर्म है उसका क्या मीनिंग है? माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल. माइक्रो मीन्स स्मॉल. वो सारे ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं साइज़ में, जो कि हमें अपनी नेक्ड आई से, यानी कि अगर हम कोई इंस्ट्रूमेंट ना यूज़ करें उसके बिना हम उनको देख नहीं सकते, उनको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं. और इसका दूसरा नाम जो है उसको हम माइक्रोब्स भी बोला जाता है. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ना, दीज आर ऑल्सो नोन एज माइक्रोब्स. इसके डिफाइन हम लिखेंगे ऑर्गेनिजम्स दैट आर सो स्मॉल दैट कैन ओनली बी सीन थ्रू माइक्रोस्कोप. वो ऑर्गेनिजम्स जो कि बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं साइज में और उनको हम सिर्फ माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं, उनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को और क्या कहा जाता है? माइक्रोब्स. दीज आर ऑल्सो नोन एज माइक्रोब्स. स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी. जब आप माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ रहे हो तो बायो की वो ब्रांच को हम माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं. और वो साइंटिस्ट जो साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजी की स्टडी करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजिस्ट. माइक्रोबायोलॉजिस्ट. Study of microorganism is known as microbiology and the scientist who study microbiology is known as microbiologist. अब अगला क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं. तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बच्चों, जब मैं आपसे बात कर रही हूँ या हम जिस भी एटमॉस्फेयर में हैं, हर एटमॉस्फेयर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पाए जाते हैं. चाहे वो आपकी एयर है, एयर, सॉयल, water, or even in the extreme atmospheres like volcanoes, even in the sulfur springs, they are found everywhere. Microorganisms are found everywhere. Microorganisms are found everywhere. They are omnipresent. ओमनी प्रेजेंट का मतलब होता है कि ये हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो मार्शी लैंड्स हों, डेड ऑर्गेनिक मैटर इन एनिमल एंड ह्यूमन बॉडी. बच्चों, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये ना सिर्फ हमारी एनवायरनमेंट में, हमारी सराउंडिंग में, बल्कि हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी बॉडी के अंदर हर जगह पाए जाते हैं. एवरीवेयर दे आर प्रेजेंट. अब अगला क्वेश्चन आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि ऐसे कितने अलग अलग प्लेसेस पे जब ये पाए जाते हैं तो कितने टाइप्स के होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. नाउ लेट अस लर्न अबाउट द टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. Now there are total 5 types of microorganisms. सबसे पहला है आपका बैक्टीरिया. There are total 5 types of microorganisms. First is bacteria. Second is fungi. इसको कुछ बच्चे या कई स्कूल्स में फंगी भी बोला जाता है. So आप उसके अकॉर्डिंगली इसको कर सकते हो. एल्गा, protozoa, and the last is virus.
दीज आर द 5 मेन टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहला है बैक्टीरिया, जिसको बैक्टरम भी बोलते हैं सिंगुलर सेंस में, फंजाई जिसको फंगस बोला जाता है सिंगुलर में, एल्गा जिसको एल्गा बोला जाता है, उसके स्पेलिंग ये रहते हैं सिंगुलर के अंदर, और इसको फंगस, दिस इज बैक्टरम। and this is protozoan, another one is virus, तो वायरस ही रहता है। प्लूरल में ये वायरसेस हो जाता है, ES लग जाता है इसके साथ में प्लूरल्स में, और यहाँ पर हम इसको वायरस लिखेंगे सिंगुलर में। अब बच्चों कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड होते हैं, जैसे कि इस चैप्टर का नाम है, कुछ हमारे लिए अच्छे होते हैं, यूजफुल रहते हैं, और कुछ जो है हमारे दुश्मन भी होते हैं, जिनकी वजह से हम लोगों को अलग अलग बीमारियां होती हैं। तो आइए अब इस चैप्टर के अंदर हम बारी बारी इन सब के बारे में पढ़ते हैं। लेट अस फर्स्ट स्टडी अबाउट द बैक्टीरिया। सबसे पहले हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। बैक्टीरिया जो है अर्थ के ऊपर ह्यूमन बीइंग से भी पहले के पाए जाते हैं। अभी तक का जो सबसे ज़्यादा पुराना नोन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है दैट इज़ बैक्टीरिया। और अगर मैं गार्डन सॉइल, जो आप किसी भी गार्डन में जाते हो, कोई मिट्टी लेते हो, 1 ग्राम मिट्टी के अंदर देयर कैन बी मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया जो है बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं और दे आर कॉमनली फाउंड एवरीवेयर, एवरीवेयर। दे आर द सिंपलेस्ट बैक्टीरिया आर द सिंपलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स। They exist singly, but cling together to form chain or group, you can say. बैक्टीरिया जो है वो वैसे तो सिंगल रहते हैं, बट वो आपस में जुड़कर एक लंबी चेन या फिर ग्रुप फॉर्म करते हैं। अब इसके अंदर आता है नेक्स्ट आपका टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया की भी फर्दर टाइप्स रहती हैं। देयर कैन बी 3 different types of bacteria according to their shape and structure. शेप एंड स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हम कैटेगराइज करते हैं इनको। सबसे पहला है रॉड शेप्ड। रॉड शेप्ड, रॉड शेप्ड का मतलब क्या है कि वो कुछ इस टाइप की, कुछ ऐसी, कुछ इस टाइप की लॉन्ग फॉर्म में रहेंगे। फिर ऐसे ही आपस में जुड़ के लॉन्ग चेन फॉर्म करते हैं। ठीक है, इस टाइप की एक चेन फॉर्म करते हैं। रॉड शेप बैक्टीरिया को हम बैसिलस भी बोलते हैं। जैसे कि लैक्टोबैसिलस, दूध के अंदर भी बैक्टीरिया पाए जाते हैं। दूध से जो हम दही बनाते हैं वो आपके बैक्टीरिया की वजह से ही फॉर्म होता है। अब देयर कैन आर गुड बैक्टीरियाज ऑल्सो एंड बैड बैक्टीरियाज ऑल्सो। गुड बैक्टीरियाज जो हैं वो हमारी बॉडी के लिए, हमारे स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे रहते हैं, हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, हमारे स्टमक की अच्छी वर्किंग के लिए दे आर वेरी गुड फॉर आवर बॉडी। तो बैसिलस जो है दैट इज लैक्टोबैसिलस, इसी का ही एक टाइप है जो कि आपके दही के अंदर, कर्ड, योगर्ट्स वगैरह जो है इनके अंदर पाया जाता है। जब कभी आपका पेट खराब होता है तो डॉक्टर आपको जो छोटे सेशेस देते हैं ना, गट्टू के या प्रोबायोटिक ड्रिंक्स दी जाती हैं, उन सब के अंदर कभी आप पढ़ना, उस पर लिखा होता है छोटा सा लैक्टोबैसिलस। अब इसके बाद में इसका सेकंड टाइप आता है राउंड शेप्ड। राउंड शेप्ड के अंदर क्या है,
इनको हम बोलते हैं कोकाई। जो राउंड शेप्ड है उनको हम बोलते हैं कोकाई। इसके कुछ इस टाइप के स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, ये आपस में ऐसे जोड़ जोड़ के। राउंड का मतलब ये गोल रहते हैं, रॉड का मतलब ये थोड़े लंबे होते हैं शेप में। और इसके बाद में इसका थर्ड टाइप आता है, इनको स्पायरेला बोला जाता है। स्पायरेला जो है दैट इज इट्स थर्ड टाइप, जिसको हम विब्रोकोलेरिया भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या है कि एक साइड से थोड़ा एक हेड और उसके पीछे एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक आगे इस टाइप का हेड और उसके पीछे इस टाइप के ये ग्रुप्स इसके जो हैं वो फॉर्म करते हैं। अब दीज आर द थ्री मेन टाइप्स ऑफ द बैक्टीरिया। रॉड शेप्ड यानी कि जो थोड़े लंबे होते हैं शेप में, राउंड शेप जो कि सर्कल ये राउंड शेप के अंदर होते हैं, गोल सर्कल जैसे, स्पायरेला जिसको हम विब्रोकोलेरिया भी बोलते हैं, वो होते हैं आपके एक साइड से थोड़े इससे इस टाइप से, ये प्रॉपरली राउंड शेप नहीं रहती है, कॉक शेप के काइंड ऑफ होते हैं ऊपर से, और फिर उसके पीछे इस टाइप की स्पायरल वो रहती हैं। इनको हम बोलते हैं स्पायरेला और विब्रोकोलेरिया। अब हमारी लाइफ के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं वो कहाँ हमारे लिए यूजफुल रहते हैं, कहाँ कहाँ पे इनके यूजेस रहते हैं। लेट अस लर्न अबाउट दैट यूजेस ऑफ बैक्टीरिया। अब सबसे पहले हम यूजेस ऑफ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। बैक्टीरिया हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहते हैं। सबसे पहला इसका यूज़ जो है दैट इज इन फिक्सिंग नाइट्रोजन, सो वी विल राइट फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन जो है वो प्लांट्स की ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर मोर देन 70% जो है वो नाइट्रोजन जो है वो पाई जाती है। अब इन नाइट्रोजन को पौधों के लिए, क्योंकि मिट्टी के अंदर जब जैसे जैसे प्लांट्स ग्रो करते रहते हैं उनकी जो ग्रोइंग कैपेसिटी है उनमें से आप कह लो नाइट्रोजन जो है वो कम होती जाती है। अब आपको वापस मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स आप खुद से तो नहीं कर सकते, तो उसके लिए ये बैक्टीरिया जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है। वो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन को वापस फिक्स करने का काम करता है और उस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। और ये पाया किस में जाता है राइजोबियम? दिस इज फाउंड इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमियस प्लांट्स। अब आप सोचोगे कि ये लेग्यूमियस प्लांट्स कौन से होते हैं, जैसे कि आपका पी प्लांट या आपके जो पल्सेस वगैरह हैं वो, इन सब के रूट्स के अंदर जो है वो राइजोबियम पाया जाता है। जब आप मिट्टी के अंदर ऐसा कोई प्लांट ग्रो करते हो तो आपके मिट्टी के अंदर वो वापस नाइट्रोजन को फिक्स करने का काम करता है और जो मिट्टी की फर्टिलिटी है वो भी फर्दर इंक्रीज होती है। दूसरा यूज है इसका डिके ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट। अब प्लांट और एनिमल वेस्ट जो है, अगर आप ये सोचो हम लोग रोज़ कितने सारी चीज़ों का या पौधों से वेस्ट क्रिएट होता है, और अगर वो वेस्ट का ढेर ही लगता चला जाए, कहाँ जाता है वो सारा का सारा वेस्ट? जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो सारा का सारा डिकम्पोज हो जाता है। तो यहाँ पर जो इसका यूज़ है बैक्टीरिया का, दैट इज एज अ डिकम्पोजर, इट एक्ट्स लाइक अ डिकम्पोजर। बैक्टीरिया हेयर एक्ट्स लाइक अ डिकम्पोजर, यानी कि वो खाने को सड़ाकर, खाना हो जो आपका प्लांट या फिर एनिमल वेस्ट है, जिस भी टाइप का वेस्ट है उसको डिकम्पोज करने का काम करता है, उसको गला सड़ाकर उसको डिकम्पोज करता है। थर्ड इसका यूज है डाइजेशन इन एनिमल्स। थर्ड यूज है इसका डाइजेशन इन एनिमल्स,
जो ह्यूमन बींग्स है और एनिमल्स हैं, इनकी इंटेस्टाइन के अंदर एक ऐसा बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है जो कि हमारे खाने को डाइजेस्ट करने का काम करता है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? इस बैक्टीरिया का नाम है इशेरिचिया कोलाई, जिसको आप ई कोलाई भी बोला जाता है। ये बैक्टीरिया जो है हमारी इंटेस्टाइन के अंदर प्रेजेंट रहता है और खाने को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। इसके बाद फोर्थ इसका यूज़ आता है इन द फूड इंडस्ट्री, और वी कैन से इन द फूड प्रोडक्शन, फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन। अब इसके अंदर इसका यूज़ कैसे आएगा? जो हमारा खाना और बेवरेज को बनाने में हेल्प करेगा। मैंने अभी आपको एक नाम बताया था जब हम इनके बारे में पढ़ रहे थे, बेसिलस के बारे में जब हमने पढ़ा था, तब मैंने आपको बताया था कि लैक्टोबैसिलस नाम का एंजाइम जो है, जो बैक्टीरिया है, वो प्रेजेंट रहता है आपके दही बनाने के प्रोसेस में या दही के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पर फूड इंडस्ट्री में जब कर्ड बन रहा है, दही बनाया जा रहा है, तो वहाँ पर फूड प्रोडक्शन में वो यूज़ हुआ। और बेवरेज में किस टाइप से यूज़ हो रहा है? बेवरेज के अंदर वो यूज़ होता है फूड के अंदर, एक तो आपको मैंने बताया कर्ड, बेवरेज के अंदर आपकी वाइन की प्रोडक्शन में वाइन, विनेगर यानी कि जो सिरका चाउमीन में खाते हो ना बड़े शौक से, जो विनेगर यूज़ होता है उसकी प्रोडक्शन के लिए, और चीज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो है इसको यूज़ किया जाता है सिट्रिक एसिड या कुछ टाइप के केमिकल्स आप बोल सकते हो, वाइन। तो ये सारा का सारा जो है आपका फूड इंडस्ट्री में यूज़ होता है। चीज़ में टी, कॉफ़ी और कोको बीन। इनकी प्रोसेसिंग के अंदर जो है बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है, और कर्ड, वाइन, विनेगर इन सबको फॉर्म करने के लिए भी, इनको बनाने के लिए भी इनके प्रोडक्शन में बैक्टीरिया ही यूज़ होता है। चीज़ जो हम पिज़्ज़ा पे खाते हैं, वो चीज़ भी जो है वो आपका बैक्टीरिया के हेल्प से बनता है, जो कि मिल्क को कडल करके और यू कैन से फर्मेंट करके उससे दही, चीज़ बनाने के लिए यूज़ होता है, और उसका नाम होता है लैक्टोबैसिलस। लैक्टो मीन्स द मिल्क, बैसिलस इज द बैक्टीरिया। तो एक बैक्टीरिया कल्चर डाला जाता है जिसके थ्रू जो है कर्ड फॉर्म होता है। बैक्टीरिया भी बेनिफिट्स के साथ साथ हमें कई सारी डिजीजेस भी कॉज करता है, इसीलिए वो हमारे लिए हार्मफुल भी होता है, जैसे कि हुपिंग कफ है, कॉलरा है, ट्यूबरक्लोसिस है, डायप्थेरिया है और एंथ्रेक्स है। दीज काइंड ऑफ डिजीजेस आर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया, सो दीज आर इट सम हार्मफुल इफेक्ट्स। कुछ डिजीजेस जो हैं दैट आर कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया। एंथ्रेक्स जो है दैट इज़ अ वेरी कॉमन डिजीज इन एनिमल्स, और इसके अलावा जो है ये हमारे खाने को, हमारे जो खाना है उसको ख़राब कर सकता है, जो मिल्क है उसको कडल कर सकता है, तो इसीलिए इन चीज़ों को ये ख़राब करता है। सो दीज आर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बैक्टीरिया। सेकेंड जो है दैट इज़ योर एल्गा। कई बार आपने पानी वाली जगहों पे या जो मॉइस्ट प्लेसेस होते हैं वहाँ पर ग्रीन ग्रीन कलर की एक लेयर देखी होगी, दैट ग्रीन लेयर इज योर एल्गा। इट प्रिपेयर इट्स फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब जब फोटोसिंथेसिस के द्वारा खाना बनाया जा रहा है तो इट मीन्स एल्गा जो है दैट इज ऑटोट्रॉफिक इन नेचर। जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इसमें यूज होता है दैट इज ऑटोट्रॉफिक बिकॉज इट प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड। अब एल्गा जो है दैट कैन बी यूनिसेलुलर यानी कि सिंगल सेल्ड, और इट कैन बी मल्टी सेलुलर। एल्गा जो है क्योंकि वो अपना खाना खुद बना रही है इसलिए हम उसको ऑटोट्रॉफिक बोलते हैं, और इसके अंदर दो डिफरेंट टाइप्स पाई जाती हैं, यूनिसेलुलर भी और मल्टी सेलुलर भी। अब यूनिसेलुलर के एग्जांपल्स कौन कौन से हैं? क्लेमेडोग्राफा,
मोनस। और मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल्स हैं योर स्पायरोगैरा एंड वॉलवॉक्स। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर के अंदर आएंगे आपके क्लैमिडोमोनास, दिस इज इट्स एग्जाम्पल, दीज आर इट्स एग्जाम्पल्स। और मल्टी सेलुलर के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं? स्पायरोगेरा एंड वॉलवॉक्स। नाउ वेयर एल्गा इज फाउंड? एल्गा इज फाउंड इन water, in moist places, alga is found in water, moist places, in snow, in hot spring. ये सब जगहों पे एल्गा जो है, पेड़ की छाल जो होती है, बाक, उसके अंदर भी एल्गा जो है वो पाई जाती है। अब इसके भी कुछ अलग अलग यूजेस रहते हैं, इसके भी फर्दर टाइप्स हैं। दिस इज एल्गा, इसके अंदर एक ब्लू ग्रीन एल्गा भी रहती है। तो नाउ लेट अस लर्न अबाउट द ब्लू ग्रीन एल्गा। एक तो ब्लू ग्रीन एल्गा है और इसके अलावा एक और है जिसको कि हम क्या बोलते हैं? डाई एटम्स। ब्लू ग्रीन एल्गा की कुछ एग्जाम्पल्स हैं ऑसिलेटोरिया, एनाबियाना। ब्लू ग्रीन एल्गा जो है वो ज़्यादातर आपकी फर्टिलाइजर्स के तौर पे यूज़ की जाती है, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्स करने का काम करती है, जो आपकी ब्लू ग्रीन एल्गा है। जो डाई एटम्स हैं इसको मरीन एल्गा भी बोला जाता है, कुछ इसको एल्गी भी बोलते हैं। सो आपको जो नाम कंफर्टेबल लगे यू कैन गो अहेड विद दैट। एल्गा के अंदर हमने पढ़ा कि ये अपना खाना खुद बनाते हैं। इट इज़ ऑटोट्रॉफिक इन नेचर बिकॉज इट प्रिपेयर्स इट ओन फूड। देर आर टू डिफरेंट टाइप्स, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। क्लैमिडोमोनास आर द यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर के अंदर आएंगे आपके स्पायरोगेरा एंड वॉलवॉक्स। एल्गा जो है वो आपके पानी, मॉइस्ट इलाके, मॉइस्ट जो प्लेसेस होते हैं, पेड़ों की छाल होती है, स्नो और हॉट स्प्रिंग के अंदर पाई जाती है। ब्लू ग्रीन एल्गा जो है उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इट इज़ ब्लू ग्रीन एल्गा जो है उसके कुछ टाइप्स जो हैं वो आपके फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ होते हैं, मिट्टी के अंदर उसको फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं ऑसिलेटोरिया एंड एनाबियाना। नेक्स्ट इज द डाई एटम्स। डाई एटम्स के अंदर आते हैं आपके मरीन एल्गा भी बोला जाता है इसको, और ये अपने अंदर सिलिका को स्टोर करती है। नाउ लेट अस लर्न अबाउट द यूजेस ऑफ एल्गा। एल्गा जो इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर मेडिसिन्स, some antibiotics are prepared from alga. The name of that antibiotic is chlorelin. It is an antibiotic prepared by alga. तो ये एंटीबायोटिक जो है क्लोरेलिन, दिस इज प्रिपेयर्ड बाय एल्गा। नेक्स्ट, it is further industrial products are also formed. In industry it is used to there are various products जो कि आपको एल्गा से मिलते हैं। अलग अलग इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हमें एल्गा से मिलते हैं, दैट इज आयोडीन, सोडियम, पोटाशियम, and agar. These are the industrial products which we get from the alga: iodine, sodium, potassium and agar. अब खाने की कौन सी चीज़ों में आपकी एल्गा होती है? एल्गा की कुछ टाइप जो है
वो चीज़ों को थिक करने के लिए यूज़ की जाती है। अब थिक हम कौन सी चीज़ें लेते हैं? सूप्स, सो इट इज़ यूज्ड इन सूप्स, इन जेलीज एंड इन योर फेवरेट आइसक्रीम्स। आइसक्रीम्स के अंदर भी इसको यूज़ किया जाता है, जेलीज के अंदर, सूप्स के अंदर चीज़ों को थिक करने के लिए इनको यूज़ करते हैं। अगला है इसका यूज़ एग्रीकल्चर में। अब एग्रीकल्चर के अंदर आप लोग मुझे बताओ इसको किस तरीके से यूज़ किया जाता है। मैंने बहुत सारे इसके यूजेस बताए आपको। एग्रीकल्चर के अंदर इसकी जो टाइप यूज़ की जा रही है दैट इज़ ब्लू ग्रीन एल्गा, जो कि आपकी नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। और दूसरी है आपकी सीवीड। अब एग्रीकल्चर के अंदर जो ब्लू ग्रीन एल्गा है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर हेल्प करती है, तो इसलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन के तौर पे यूज़ की जाती है वो और जो सीवीड है दैट इज़ यूज एज अ फर्टिलाइज़र। तो इस तरीके से ये एग्रीकल्चर में भी हेल्प करती है। फिफ्थ यूज़ जो है इसका, जो फिफ्थ यूज़ है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आप लोग क्या जानते हो कि स्पेस के अंदर भी एल्गा को यूज़ किया गया ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एल्गा जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से वर्क करती है, ऑटोट्रॉफिक है। तो फोटोसिंथेसिस के अंदर हम लोग सब जानते हैं कि ऑक्सीजन रिलीज होती है, इसीलिए स्पेस के अंदर एल्गा को यूज़ किया गया। तो फिफ्थ यूज़ है इसका इन स्पेस। स्पेस के अंदर ये यूज़ हुई एज अ source of oxygen and food in spaceship। जो एल्गा है वो स्पेस के अंदर यूज़ की गई एज अ सोर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड फूड इन द स्पेसशिप, और ये यूज़ हुई आपकी स्पेस में। सो दीज वर द यूजेस ऑफ एल्गा। ये मेडिसिन में भी यूज़ हो रही है, आपकी फर्टिलाइज़र के तौर पे भी यूज़ हो रही है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी यूज़ हो रही है अलग अलग प्रोडक्ट्स को फॉर्म करने के लिए। तो इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं। अब इसके यूजेस तो हमने पढ़ लिए, बट कुछ एल्गा जो है वो हार्मफुल भी रहती है हमारे लिए। नाउ लेट अस लर्न अबाउट द हार्मफुल एल्गा, हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एल्गा। सबसे पहला जो है इट इज़ टॉक्सिक, इट इज़ टॉक्सिक फॉर फिशेस। इसकी कुछ जो एल्गा की टाइप्स हैं दैट इज़ हार्मफुल फॉर फिशेस। सेकंड जो है एज अ पैरासाइट, एल्गा जो है एज अ पैरासाइट कैन कॉज, एल्गा जो है एज अ पैरासाइट कैन कॉज सम डिजीजेस, इट कैन कॉज सम सीरियस डिजीजेस ऑल्सो। और फिशेस के लिए ये टॉक्सिक इसलिए होती है क्योंकि ये पानी के अंदर कुछ ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस करती है विच इज़ नॉट गुड फॉर फिशेस, और इसीलिए उनके लिए हानिकारक रहती है। इट क्रिएट पॉल्यूशन, क्योंकि एल्गा पानी में होती है तो किसका पॉल्यूशन क्रिएट करेगी? पानी का। अब पानी के अंदर ये ऐसे ही ओडर, क्योंकि बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रही है तो इसीलिए ये पानी के अंदर ओडर क्रिएट करती है एंड चेंज द टेस्ट ऑफ वाटर। सो दीज वर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एल्गा, जिसकी वजह से वो हम लोगों के लिए अच्छी नहीं होती। इसके देखो हर चीज़ के कुछ अच्छे एस्पेक्ट्स भी होते हैं, किसी मामले में कोई चीज़ अच्छी होती है और कुछ उसके हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं। तो इसी तरीके से एल्गा जो है, जैसे कुछ टाइप की एल्गा जो है वो एंटीबायोटिक्स के तौर पे यूज़ हो रही थी, कहीं पे वो फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ हो रही थी, बट कुछ उसके हार्मफुल इफेक्ट्स ऐसे रहते हैं कि वो फिशेस के लिए पानी में ऐसे टॉक्सिक सब्सटेंसेस प्रोड्यूस कर रही है कि वो फिशेस के लिए अच्छे नहीं हैं। वहीं जो पैरासाइट्स हैं, पैरासाइट के तौर पे ये हमें कुछ सीरियस डिजीजेस कॉज कर सकती है। और पॉल्यूशन,
क्योंकि पानी के अंदर ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई होती है, इसीलिए पानी को गंदा करके उसमें एक गंदी सी स्मेल जब आती है, अगर आपने कभी देखा हो, जिस पानी के अंदर हरी हरी कई भी बोलते हैं इसको, वो जब जम जाती है उसकी वजह से उसमें बदबू आने लग जाती है और पानी का टेस्ट जो है वो भी ख़राब हो जाता है। थर्ड जो है दैट इज़ फंजाई, जिसको हम फंगस भी बोलते हैं, फंगी भी बोलते हैं कुछ लोग इसको। अब फंजाई जो है वो एक अपना खाना खुद नहीं, ये प्लांट की जैसी तो है बट अपना खाना खुद नहीं बना सकती। इट डिपेंड्स अपॉन अदर्स फॉर देयर फूड। अब क्योंकि अपना खाना खुद नहीं बनाती है तो इसीलिए ये या तो पैरासिटिक होती है या फिर सेप्रोफाइटिक। ये भी यूनिसेल्युलर भी हो सकती है और इट कैन बी मल्टीसेल्युलर। थर्ड जो है इट इज प्रेजेंट एवरीवेयर। इसके कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं, इट्स एग्जाम्पल्स आर ब्रेड मोल्ड, एवरीवेयर के अंदर इट इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर में आप लोग लिख सकते हो, जैसे कि जो वार्म प्लेसेस होते हैं, मॉइस्ट प्लेसेस होते हैं, जहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल है वहाँ पर जो है वो प्रेजेंट रहती है। दैट इज़ आवर फेवरेबल एटमॉस्फेयर्स। इसके कुछ एग्जांपल्स है ब्रेड मोल्ड। आपने कभी देखा है ब्रेड के ऊपर ग्रीन ग्रीन पाउडरिश काइंड ऑफ एक वो सब्सटेंस आ जाता है, अगर आप कुछ दिन के लिए ब्रेड को पड़ी रहने दो, उसके अंदर जो ग्रीन ग्रीन पाउडर जैसी लेयर आएगी उसके ऊपर और ब्रेड उसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगी, उसको हम बोलते हैं ब्रेड मोल्ड, दैट इज द फंगस। और दूसरा है इसका जो एडिबल है, दैट एडिबल इज योर, सब लोग खाते हैं, मशरूम। कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना कि आप लोगों में से कौन कौन है जो इस वाले फंजाई को, इस वाले फंगस को खाता है। दिस इज द एडिबल फंगस। अब हम इसके यूजेस के बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द यूजेस ऑफ फंजाई। सबसे पहला इसका यूज जो है दैट इज एज अ फूड। फंजाई को खाया जाता है। अभी मैंने आपको बताया था ईडेबल फंजाई का नाम, जिसको कि हम क्या बोलते हैं, मशरूम। मशरूम जो है दैट इज अ एडिबल फंजाई जिसको हम खाते हैं। एडिबल फंजाई का एक दूसरा रूप है यीस्ट। आप लोगों में से छोले भटूरे किस किस को पसंद है? उस छोले भटूरे के अंदर जो फ्लफ आता है या जो हम लोग ब्रेड खाते हैं, तो ब्रेड, छोले भटूरा ऐसी चीज़ें जिसमें फर्मेंटेशन का प्रोसेस हो रहा है, वो सब कुछ होता है इस यीस्ट की वजह से। यीस्ट जो है वो एक टाइप की फंजाई है जिससे आपकी कौन कौन सी चीज़ें बन रही हैं, ब्रेड और आपका भटूरे, ये सब कुछ किससे बना, यीस्ट से। तो आपकी जो बेकरी इंडस्ट्री के अंदर चीज़ें बन रही हैं दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ यीस्ट। तो हम ये चीज़ें जो है हम खाने के तौर पे भी यूज़ करते हैं। फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो है वो इसी के थ्रू हो रहा है। फर्मेंटेशन के प्रोसेस में हेल्प करती है। फर्मेंटेशन के प्रोसेस के अंदर क्या है, यीस्ट के अंदर भी फर्मेंटेशन नहीं हो रहा है। तो फर्मेंटेशन के अंदर क्या होता है कि वो एंजाइम जब उस शुगर को खा रहा है, उसमें प्रेजेंट शुगर को खा रहा है, तो उस अपने में से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है। उसी कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से उसमें फ्लफ आता है। जो ब्रेड आपकी इतनी ज़्यादा फूली हुई बनती है उसके अंदर देखा अपने पोर्स प्रेजेंट होते हैं, दैट इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ फर्मेंटेशन, जिसके अंदर की कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जो कि आपका CO2 है, दैट रिलीजेस। कार्बन डाइऑक्साइड उसमें रिलीज होती है जिसकी वजह से उसको सॉफ्ट और फ्लफी बनाता है। इसी की वजह से वो आपकी चीज़ जो है वो सॉफ्ट एंड फ्लफी बनती है। इसके अलावा इट इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ वाइन एंड अल्कोहल। जो
फर्मेंटेशन का प्रोसेस है फंजाई क्या, वो इन दोनों की मैन्युफैक्चर के लिए भी यूज़ किया जाता है, वाइन और अल्कोहल की। जो है वो आपकी मेडिसिन को बनाने के काम में भी आती है। इसकी एक बॉन्डर ड्रग है जिसको हम बोलते हैं पेनिसिलिन। पेनिसिलिन बनती है पेनिसिलियम नाम के फंजाई से, जिसका इसको एक बॉन्डर ड्रग बोला जाता है, और इसके थ्रू बहुत सारी ऐसी बीमारियों की ट्रीटमेंट पॉसिबल हो पाई। और भी कुछ टाइप की मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स जैसे कि इथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये बैक्टीरिया और फंगस को मिलाकर फिर ये फॉर्म होती हैं। इसका थर्ड यूज़ है, अब जैसे कि हमने पढ़ा था, क्योंकि फंजाई जो है उसका अपना कोई मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है और वो दूसरों के ऊपर अपने फूड के लिए डिपेंड करती है, यानी कि वो या तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसके अंदर या फिर सेप्रोफाइटिक। तो इसीलिए उसका एक फीचर ये भी है, उसका एक यूज़ ये भी है कि वो एक डिकम्पोजर के तौर पे वर्क करती है। इट वर्क्स एज अ डिकम्पोजर। इसके भी यूजेस की तरह कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स रहते हैं। सबसे पहला इसकी हार्मफुल इफेक्ट है कि इट स्पॉइल्स फूड, क्योंकि ब्रेड मोल्ड की तरह ये ब्रेड्स पे आती है, ऐसे ये जूसेस को, इन सब चीज़ों को ये ख़राब कर देती है। डिकम्पोजर है फंजाई, तो इसीलिए ये खाने को ख़राब कर देती है। इट स्पॉइल्स द फूड। इसका सेकंड जो यूज़ है, इट कॉजेज डिजीजेस। आपने कई बार देखा होगा फंगस जो है वो ज़्यादातर स्किन इन्फेक्शंस कॉज करती है, तो जो आपके नेल्स के इधर या स्किन पे और होता है तो डॉक्टर बोलते हैं फंगल इन्फेक्शन है, दैट इज ड्यू टू द फंजाई दैट इट कॉज बाय फंगस। और इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, इनके कुछ डिजीजेस के नाम हैं एथलीट फुट एंड रिंगवॉर्म। These are caused by this fungus. इसके अलावा भी बहुत सारी डिजीजेस रहती हैं जो फंगस के द्वारा कॉज होती हैं। थर्ड है इसका, इट स्पॉइल्स लेदर। क्योंकि ह्यूमिडिटी के कारण, मॉइस्चर के कारण ये लेदर के ऊपर भी ग्रो कर जाती है, जिसकी वजह से लेदर प्रोडक्ट्स जो हैं वो ख़राब हो जाते हैं एंड इट स्पॉइल्स देम। सो दिस वॉज द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फंजाई, कि ये खाने को ख़राब कर सकती है आपके। इट कैन कॉज डिजीजेज, सम आर द वेरी सीवियर डिजीजेज, एंड इट कैन स्पॉइल द लेदर और द लेदर प्रोडक्ट्स। फोर्थ इज द प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। इट कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। प्रोटोजोआ जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये प्लेस टू प्लेस मूव कर सकते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, अमीबा, जिसके बारे में आप अपनी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हो, पैरामीशियम, एंड प्लाज्मोडियम। ये मूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ सीलिया। इनकी बॉडी पे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको कि हम सीलिया बोलते हैं, उन्हीं की हेल्प से ये मूव करते हैं। अमीबा जो है उसकी कोई भी शेप नहीं होती है, जिसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसके अंदर एक फूड वैक्यूल प्रेजेंट रहता है और ये जो इसके फीट्स रहते हैं, इनको ये बढ़ाता है उस फूड वैक्यूल की तरफ और फिर फूड को अपने अंदर एनगल्फ करके एक फूड वैक्यूल को फॉर्म करेगा। ये न्यूक्लियस है इसके सेंटर में प्रेजेंट, और इसके क्योंकि कोई भी फीट नहीं है, सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट,
तो ये उनको ग्रो करके खाने को अपने में एंगल्फ करता है और यहीं से इन पैरों को ओपन करके जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर फेंक देता है। अब जैसे कि आप पैरामीशियम को पिक्चर के अंदर देख सकते हो, पैरामीशियम की कुछ इस टाइप की शेप रहती है और ये है प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट इज द यूजेस ऑफ प्रोटो। इट हेल्प इन डिग्रेडेशन ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट मटेरियल है उसको डिग्रेड करने में हेल्प करता है प्रोटोजोआ। सेकेंड जो इसका यूज है, इट इज अ फूड फॉर सम aquatic animals। प्रोटोजोआ जो है कुछ एक्वेटिक एनिमल्स के खाने के तौर पे भी उनको सर्व करता है। और जो थर्ड है, इट इज प्रेजेंट इन एलिमेंट्री, it is present in alimentary canal of animals। it helps them to digest cellulose। ये एनिमल की एलिमेंट्री कैनाल के अंदर प्रेजेंट रहता है और ये उनके अंदर उनको सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। हर एक की तरह इसके भी कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हैं। हार्मफुलनेस ऑफ प्रोटोजोआ के अंदर सबसे पहला जो है, इट कॉज द वेरियस डिजीजेस, एंटोमीबा और पायरिया। दीज आर कॉज बाय दी सम सीरियस डिजीजेस ऑफ टीथ एंड एंटोमीबा, दीज आर कॉज बाय द प्रोटोजोआ। amoebic dysentery, amoebic dysentery जो है that is caused by the protozoa, और पायरिया in the teeth that is also caused by protozoa। इसके अलावा जो है मलेरिया, मलेरिया इज ऑल्सो caused by प्रोटोजोआ, जिसको कि हम प्लाज्मोडियम बोलते हैं। इट इज कॉज्ड बाय दिस प्रोटोजोआ। इसके बाद फिफ्थ जो है वो आपका आता है वायरसेस। वायरसेस का सबसे पहले वायरसेस के बारे में पढ़ते हैं। वायरस का जो मतलब है, वायरस मीन्स पॉइजन। वायरस का क्या मतलब है? पॉइजन। इसलिए वायरसेस जो हैं वो बहुत ऐसी हार्मफुल डिजीजेस कॉज करते हैं हम लोगों को। वायरस लाई ऑन बॉर्डर लाइन। वायरस लाई ऑन बॉर्डर लाइन। बॉर्डर लाइन का मतलब ये वो नहीं है कि वो इंडिया पाकिस्तान वाले बॉर्डर पे रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बॉर्डर लाइन का मतलब है कि लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच में। और इनको एक होस्ट बॉडी रिक्वायर्ड रहती है टू रिप्रोड्यूस देम। इनको कोई ना कोई होस्ट बॉडी के अंदर ही जाकर ये खुद को रिप्रोड्यूस करते हैं, ग्रो करते हैं। वायरस क्योंकि किसी होस्ट बॉडी में रहते हैं, जैसे अगर किसी ह्यूमन बीइंग पे अटैक किया उन्होंने तो ह्यूमन बॉडी से वो नरिशमेंट लेंगे, सो दे टेक नरिशमेंट फ्रॉम द होस्ट सेल्स। जिस भी बॉडी के ऊपर वो स्टे करेंगे उससे वो नरिशमेंट जो है वो प्राप्त करते हैं। वायरस जो है वो हम लोगों के लिए बेनिफिटेबल नहीं रहते हैं बिल्कुल भी, तो इसीलिए इनका कोई यूज़ नहीं है। देयर आर फ्यू हार्मफुल इफेक्ट्स, देयर आर सो मेनी हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द वायरसेस बिकॉज इट कॉज सम सीरियस डिजीजेस, तो इसीलिए वायरस का कोई भी यूज़ नहीं है। All kind of viruses are pathogenic. That's why they cause diseases to us. इसके कुछ diseases हैं, पोलियो, चिकन पॉक्स, मीजल्स,
एड्स, कॉमन कोल्ड and even your dengue. Dengue is also caused by the virus. इसके अलावा ये सब्जियों के अंदर भी बहुत सारे इस टाइप के डिजीजेस कॉज करते हैं, जैसे कि कैबेज है, टोमेटो है, कॉलीफ्लावर, बीन, मस्टर्ड, कॉटन, इन सब के अंदर भी ये कई सारे टाइप के डिजीजेस कॉज करते हैं, जिसके लिए उनके ऊपर पेस्टिसाइड्स जो है उनका छिड़काव किया जाता है ताकि इनको आप डिसीजेस से बचा सको, इन पौधों को। और वायरस जो हैं, क्योंकि इनके आसपास कोई भी ऐसी सेल वॉल नहीं होती है जिसके थ्रू इनको ब्रेक किया जाए, इसीलिए इनके ऊपर मेडिसिन असर नहीं करती हैं। बट देयर आर सम वायरसेस जिसके थ्रू होने वाले डिजीजेस, जैसे कि स्मॉल पॉक्स है जो कि ह्यूमन बींग्स के अंदर ये कॉज होता था, डिजीज़ कॉज करता था, उसको अर्थ से कम्प्लीटली इरेडिकेट कर दिया गया है, उसको अर्थ से कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया गया है। तो वैक्सीनेशन के थ्रू ये सब चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं। जैसे वैक्सीनेशन जो है वो डेड या फिर वीकन वायरस होता है, ये कोई भी डिजीज़ कॉजिंग जो जर्म है वो होता है। इंसानों के अंदर वायरस से प्रोटेक्शन के लिए वैक्सीनेशन दी जाती है, पौधों के अंदर फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया जाता है, या फिर जो मिट्टी की गुड़ाई, घर पे जब माली आता है या आप लोग घर पे प्लांट्स की कुछ टाइम के बाद आप उनको प्लो करते हो, आप उसके अंदर जो उसकी मिट्टी को सॉफ्टन करते हो, लूजन करते हो। खेतों के अंदर जो फार्मर है वो उनके अंदर प्लोइंग करता है, जिसके थ्रू मिट्टी जो सॉइल है वो सॉफ्ट होती है, लूज होती है, और उसकी जड़ों में धूप वगैरह जाती है, हवा जाती है प्रॉपरली। उसकी वजह से जब ऐसे वायरसेस होते हैं वो धूप के एक्सपोजर में ख़त्म हो जाते हैं। सो दीज आर सम हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वायरसेस। अब बच्चों, हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 5 टाइप्स, उसके यूजेस और उनके हार्मफुल इफेक्ट सबके बारे में पढ़ लिया। 5 कौन कौन से थे? बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गा, प्रोटोजोआ एंड लास्ट इज योर वायरस। वायरस का कोई भी यूज़ नहीं था, उसके सिर्फ हार्मफुल इफेक्ट्स थे। नाउ these microbes are used in the preservation of food also. So now let us quickly revise them. जब हम खाने को खराब होने से बचा रहे हैं, उस मेथड को हम प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बोलते हैं। देयर आर वेरियस मेथड्स। सबसे पहला जो है दैट इज रेफ्रिजरेशन। रेफ्रिजरेशन के अंदर खाने को 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे स्टोर किया जाता है। जैसे कि आप कई बार आपने देखा होगा, मम्मी जो है अगर कोई खाना बच जाता है तो उसको फ्रिज में स्टोर करते हैं, या जैसे अब समर्स आ रहे हैं तो मिल्क वगैरह सब कुछ फ्रिज में स्टोर किया जाता है, वो इसीलिए ताकि खाना जो है वो ख़राब ना हो, बच जाए, ठीक रहे। सो द फर्स्ट इज रेफ्रिजरेशन। सेकेंड इज योर डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के अंदर क्या है, धूप के अंदर चीज़ों को सुखा दिया जाता है, बिल्कुल उनको ड्राई कर दिया जाता है, और उस ड्राइड वेजीज हो गई आपकी, या कुछ ऐसे ही कई सारे लीव्स रहती हैं जिसको किचन में भी यूज़ किया जाता है और उनको मेडिसिनल पर्पस के तौर पे भी, तो उनको ड्राई कर दिया जाता है। उस मेथड को हम डिहाइड्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज योर पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन के अंदर क्या है, जैसे जो मिल्क है, अगर आप कभी भी देखो मिल्क का पैकेट देखना, उसके ऊपर लिखा होता है पास्चराइज मिल्क, यानी कि इसमें पहले उस चीज़ को बिल्कुल तेज टेम्परेचर पे हीट किया जाता है, मिल्क वगैरह जो होता है, फिर उसको क्विकली ठंडा किया जाता है। तो इस सडन गर्म और ठंडा करने की वजह से उसमें जो अगर कोई भी ऐसे माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और वो चीज़ ख़राब होने से बच जाती है टिल सम पॉइंट ऑफ टाइम, और फिर उसको पैक किया जाता है। उसको हम बोलते हैं पास्चराइजेशन। ये टेक्निक जो है आपके मिल्क के अंदर, जूसेस वगैरह के अंदर भी यूज़ करते हैं, कि उसको पहले एक सर्टेन टेम्परेचर तक हीट किया जाता है, फिर उसको क्विकली कूल डाउन किया जाता है। ये नहीं कि पंखे के नीचे रख के ठंडा, दैट इज़ वेरी क्विकली उसको ठंडा किया जाता है, बहुत ही जल्दी उसको मशीन्स वगैरह के थ्रू ठंडा किया जाता है, और इस गर्म ठंडा होने की वजह से उसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और वो चीज़ ख़राब नहीं होती है। दिस टेक्निक वॉज डिस्कवर्ड बाय द लुइस पास्चर। This
टेक्निक वॉज डिस्कवर्ड बाय लुइस पास्चर। इसके अलावा जो है आपका शुगर है, सॉल्ट है, ये यूज़ होते हैं आपके जैम्स में, मुरब्बाज जो होते हैं उनके अंदर, इन सब चीज़ों के अंदर ये डलते हैं। ये आपके पिकल्स हो गए, इन पिकल्स वगैरह के अंदर, जैम्स के अंदर शुगर और सॉल्ट जो है वो एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स का काम करते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ें ख़राब नहीं होती हैं और आप उनको स्टोर करके रख सकते हो। सो दीज वर सम प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। विद दीज टेक्निक्स फूड इज़ प्रिजर्व्ड। द नेक्स्ट इज़ द फूड पॉइजनिंग। हमने खाने के बारे में पढ़ लिया, उसको प्रिजर्व करने के बारे में पढ़ लिया, बट व्हाट इफ़ उस खाने के अंदर जो हमने प्रिजर्व किया उसके अंदर से माइक्रोब्स कंप्लीटली ख़त्म ही ना हुए हो, और हमने ऐसा अगर खाना खा लिया या खाने के अंदर जहाँ पे बनाया गया है उसमें कुछ डर्टी एटमॉस्फेयर रहा जिसकी वजह से उसमें जर्म्स चले गए, और वो जर्म्स जो हैं वो हमें फूड पॉइजनिंग कॉज करेंगे, जिसकी वजह से आपका स्टमक वगैरह अपसेट हो सकता है एंड इट कैन कॉज सम सीरियस इलनेस एंड इवन इट कैन बी फेटल ऑल्सो। So you should be very careful while eating some food outside, जिसकी वजह से फूड पॉइजनिंग ना हो। आई होप बच्चों कि आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया हो। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं या सजेशंस हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना और ऐसी और अच्छी वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना। योर सब्सक्रिप्शन मोटिवेट्स मी टू मेक मोर सच वीडियोज़। थैंक यू।